नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए संडे धमाका सीरीज लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें आपको साइंस, सोशल साइंस, मैथ ये तीनों सब्जेक्ट से दोस्तों 60 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपको करना है क्या मेरे प्यारे साथियों कि प्रत्येक प्रश्न का आंसर पहले आपको खुद से गेस करना है कि इसका राइट आंसर कौन होगा और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और वीडियो के अंत में आप सभी विद्यार्थी अपने गिन लीजिएगा कि 60 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। ईमानदारी पूर्वक से सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइएगा। ठीक है, इस सीरीज के माध्यम से दोस्तों आप अपनी तैयारी को जांचिए कि हमारा तैयारी कैसा चल रहा है और कहां कहां दोस्तों हमारी तैयारी में कमी है। उसको 2023 बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले तक दोस्तों उन सभी कमियों को आपको सुधार लीजिए बाबू। मात्र 40 दिन आपके पास बचा हुआ है, उन सभी कमियों को जल्दी से जल्दी आप सुधार लीजिए ताकि 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सके। ठीक है, इस टेस्ट में आप सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहिए। ये टेस्ट दोस्तों आपके लिए हम इसलिए लाए हैं कि आप अपनी तैयारी को जांच सके और अपनी कमियों को सुधार सके। ठीक है, तो टेस्ट में सभी विद्यार्थी अंत तक जुड़े रहिएगा। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है, बताने का प्रयास कीजिएगा। आपको बताना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। आपको बताना है दोस्तों कि किस दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है दोस्तों ऋणात्मक होता है, कहने का मतलब निगेटिव होता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है दोस्तों पॉजिटिव होता है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, आप सभी विद्यार्थी इसका आंसर गेस करने का प्रयास कीजिएगा कि कौन आंसर इसका सही होगा। ठीक है, बताना है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में दोस्तों क्या संबंध है। तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, एफ बराबर क्या होता है, फार्मूला एफ बराबर तो आर बाई दोस्तों 2 होता है। इस फार्मूला का आप याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है। तो दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में दोस्तों क्या संबंध है, तो एफ इक्वल टू आर बाई 2 है। ठीक है ना, ये संबंध है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखिए, तीसरा नंबर कहता है कि विभवांतर का ये सही मात्रक है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, बहुत बार 10 बार से ज़्यादा बार दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको जानते हैं मतलब बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं और आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में भी दोस्तों आने की संभावना ये प्रश्न बनती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बताइए कि कौन आंसर इसका राइट होगा। आपको बताना है कि विभवांतर का ये सही मात्रक होता है तो बोल्ट होता है मेरे प्यारे साथियों, बोल्ट आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। और देखिए प्रतिरोध का ये सही मात्रक दोस्तों ओम होता है, इसको याद रखिएगा। और विद्युत धारा का ये सही मात्रक दोस्तों एम्पीयर होता है, इसको भी आप साथ में याद रखिएगा। और आवेश का दोस्तों ये सही मात्रक दोस्तों कूलम्ब होता है, ये भी आप साथ में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा चौथा नंबर, आप बताने का प्रयास कीजिए चौथा नंबर प्रश्न को बाबू। कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण दोस्तों किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। आपको बताना है चौथा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग है दोस्तों जो किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो कौन दोस्तों सबसे कम झुकता है, तो लाल दोस्तों सबसे कम झुकता है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए पांचवा नंबर प्रश्न कहता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न पहले आपको बताए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी इस कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिए सारे विद्यार्थी कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं तो निषेचन कहते हैं मेरे प्यारे बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं, छठा नंबर कहता है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है छठा नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो आवाज दोस्तों वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है दोस्तों, वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों मानव आँख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, सातवां नंबर देखिएगा बाबू। कहता है कि
आकाश का रंग दोस्तों नीला प्रतीत होता है। आपको बताना कि आकाश का जो रंग जो है ना बाबू वो नीला प्रतीत होता है। क्यों नीला प्रतीत होता है? तब प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। आपको 8वां नंबर प्रश्न में समय आपको नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि आपके पास समय अब कम है। जल्दी जल्दी आपको पढ़ाई करना है मन लगाकर। आपको बताना है 8वां नंबर प्रश्न में कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस जो है बाबू वो अपसारी लेंस कहलाता है? तो अवतल लेंस जो है ना मेरे प्यारे साथियों ये अपसारी लेंस कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब ये उत्तल लेंस जो है बाबू उत्तल लेंस ये अभिसारी लेंस कहलाता है, जिसको भी साथ में आपको याद रखना है। ये प्रश्न 2 में से दोस्तों कोनो ना कोनो जरूर पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास कीजिए। कहता है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को दोस्तों कौन नियंत्रित करता है? तो परिचारिका करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बाबू बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां नंबर। कहता है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। आपको बताना कि विद्युत बल्ब में बाबू विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार जो होता है वो बना होता है। फिलामेंट तार होता है किस चीज़ का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा ना बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, और देखिए एक बात को और मेरा ध्यान में रखिएगा कि विद्युत हीटर का जो कुंडली होता है दोस्तों किस चीज़ का बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। साथ में आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ये भी प्रश्न 11 नंबर काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। आपको बताना है ये प्रश्न में कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब जो है दोस्तों बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण से बनता है दोस्तों। किससे बनता है? अवतल दर्पण से बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका आंसर आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है निम्नलिखित में दोस्तों कौन उपकरण जो है विद्युत धारा की उपस्थिति को दोस्तों दर्शाता है। तो गैल्वेनोमीटर दर्शाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना दोस्तों किस प्रकार की दोस्तों अभिक्रिया है? तो उपचयन है बाबू। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। अगला देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है। आप सभी विद्यार्थी मेरे प्यारे साथियों 1 से लेकर 60 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का दोस्तों आप स्किप मत कीजिएगा। ये 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों अपनी तैयारी को आप जांचिए और जहाँ जहाँ कमी नज़र आ रहा है दोस्तों 14 फरवरी आने से पहले उन सभी कमियों को दोस्तों आप सुधार लीजिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम 2023 में काफ़ी अच्छा अंक ला सके। ठीक है, और वीडियो के अंत में आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा कि इन 60 प्रश्नों में से कितना प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल सही दिए हैं। ईमानदारी पूर्वक से दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। ठीक है ना, चलिए देखिएगा आप यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न बताने का प्रयास कीजिए। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न 14 नंबर प्रश्न बाबू। कहता है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने दोस्तों प्रतिपादित किया था। तो मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों 15 नंबर कहता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। दोस्तों आपको बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है बाबू। ऑप्शन सी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए 16 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ये भी प्रश्न दोस्तों 16 नंबर प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का जो मान है दोस्तों बढ़ता है। तो श्रेणी क्रम में दोस्तों बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं 17 नंबर का था भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की दोस्तों आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज है मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए
अगला दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, कहता है उभयलिंगी जीव है। दोस्तों आपको बताना है कि उभयलिंगी जीव है। तो देखिए उभयलिंगी जीव दोस्तों हम किसे कहते हैं, पहले ये समझिए। तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है दोस्तों, उसे हम उभयलिंगी जीव कहते हैं। तो केचुआ में देखिए मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है, केचुआ जो है बाबू हमारा उभयलिंगी जीव है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 किलो वाट किसके बराबर होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 19 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बाबू आपको बताना है इस प्रश्न में कि 1 किलो वाट किसके बराबर होता है। तो 1000 वाट के बराबर होता है दोस्तों, 1000 वाट के बराबर होता है दोस्तों 1 किलो वाट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर देखिएगा बाबू, कहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 20 नंबर प्रश्न आपको बता रहा है इसमें कि नवीकरणीय ऊर्जा का दोस्तों स्रोत जो है वो क्या है। तो सौर ऊर्जा है बाबू, क्या है, सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 21 नंबर देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में छापिए। आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तब पोटेशियम है, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा ना बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 22 नंबर, कहता है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण यानी कि दोस्तों प्राथमिक रंग कौन है। प्रकाश का दोस्तों प्राथमिक जो रंग है वो कौन है। तो लाल है दोस्तों, लाल है, नीला है दोस्तों, इसके बाद हरा है। ये तीनों दोस्तों प्रकाश का प्राथमिक रंग है यानी कि वर्ण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो डी होगा बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर, कहता है 23 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है बाबू कि निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल आपका यहाँ पे सही उत्तर हो गया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिएगा 24 नंबर, कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग दोस्तों किस पर किए थे। मेंडल जो थे दोस्तों अपने प्रयोग जो किए थे वो किस पर किए थे। तो मटर पर किए थे बाबू, मटर पर। इसको याद रखिएगा, बहुत बार आपके बोर्ड में पूछा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है बाबू कि निम्नलिखित में सबसे क्रियाशील धातु है। आपको बताना है 25 नंबर प्रश्न बाबू कि निम्नलिखित में ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे क्रियाशील धातु जो है वो कौन है। तो एन है दोस्तों यानी कि सोडियम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर, गंडक परियोजना है दोस्तों। देखिए आपको 26 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बताना है कि गंडक परियोजना है तो वाल्मीकि नगर में मेरे प्यारे साथियों गंडक परियोजना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा 26 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 27 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। आपको बताना है 27 नंबर प्रश्न में कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। बताइए मेरे प्यारे साथियों गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। तो अनुबंधित मजदूरों को मेरे प्यारे साथियों गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 28 नंबर, कहता है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपको बताना है निम्न में से दोस्तों ये चारों ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों को दिया हुआ, लास्ट में तो इनमें से कोई नहीं लिखा है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों अपना भारत में दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न कहता है कि जनेवा नहीं दोस्तों यहाँ पर विश्व लिखा हुआ है, सॉरी मेरे प्यारे साथियों। विश्व व्यापार संगठन का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है। तो जनेवा में है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ। दोस्तों ये प्रश्न पहले आपको हम बताएं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिए कि राइट आंसर क्या होगा। गोल घर का निर्माण दोस्तों कब हुआ। तो गोल घर का निर्माण बाबू 1786 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 31 नंबर कहता है कि बिहार राज्य है। आपको बताना है दोस्तों कि बिहार राज्य है। तो बिहार राज्य जो है ना मेरा प्यारे साथियों कृषि प्रधान राज्य है। बिहार राज्य क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। आपको बताना है 32 नंबर प्रश्न बाबू कि बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर वो कौन है। तो पटना है। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए हमारा
33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। आपको बताना है कि बिहार का शोक दोस्तों किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को मेरे प्यारे साथियों बिहार का शोक नदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर कहता है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ये प्रश्न से वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा गया है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से दोस्तों 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दोस्तों भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बाबू 35 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कहाँ हुई, तो बोध गया हुआ बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य के सहयोग से खोला गया है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है दोस्तों किस राज्य के सहयोग से दोस्तों खोला गया है, तो रूस के राज्य के दोस्तों सहयोग से खोला गया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा ना बाबू बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बताना था प्रश्न में कि बोकारो इस्पात संयंत्र जो है दोस्तों किस देश के सहयोग से खोला गया है, तो रूस देश के दोस्तों सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र खोला गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 37 नंबर कहता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है। आपको बताना है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र जो है दोस्तों वो कौन है, ठीक है। तो उत्तर रेलवे क्षेत्र है। कौन है दोस्तों, उत्तर रेलवे क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो डी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, बताने का प्रयास कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राजनीतिक दलों की नींव दोस्तों सर्वप्रथम दोस्तों किस देश में पड़ी दोस्तों, तो ब्रिटेन में पड़ी। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है 39 नंबर प्रश्न में कि भारत में दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी जो है वो पाया जाता है, तो जलवड़ मिट्टी पाया जाता है बाबू। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 40 नंबर बताने का प्रयास कीजिएगा। 40 नंबर प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी कहता है कि किस राज्य में दोस्तों खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में खनिज तेल का दोस्तों विशाल भंडार है, तो असम में है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों हमारे यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। आपको बताना है बाबू 41 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है। तो देखिए चीनी उद्योग जो है बाबू ये उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न है, कहता है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों जो चुनाव चिन्ह है बाबू वो क्या है, तो कमल का फूल है। क्या है दोस्तों, कमल का फूल है। आप इसको याद रखिएगा। और कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए तो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथ का पंजा है मेरे प्यारे साथियों कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह। ये भी आप साथ में याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 43 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से 7 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए। अगर जो वीडियो में बीच से जुड़े हैं बाबू तो 1 से जाकर आप शुरू से देखिए सभी प्रश्नों को। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए सारा प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जितना भी प्रश्न आपका सही होता है शुरू से लेकर अंतिम 60 प्रश्नों तक कुल कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा कि सर मेरा इतना प्रश्न सही हुआ है, इतना प्रश्न सही हुआ है। और कहीं दोस्तों आपको कमी नजर आ रहा है कि हमको यहाँ कमी है, तो बाबू आप सभी विद्यार्थी से मेरा रिक्वेस्ट है कि 2023 बोर्ड एग्जाम आने तक उन सभी कमियों का आप सुधार लीजिए ताकि 2023 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा अंक ला सकें, बेस्ट परफॉर्मेंस दोस्तों आप कर सकें, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था। मेजनी का जो संबंध है बाबू किस संगठन से था, तो कार्बोनरी संगठन से था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, आपको बताना है बाबू कि मनुष्य के, बताइए इसका आंसर बताते चलिए कमेंट बॉक्स में, छापिए आंसर इसका क्या होगा कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है, तो मुद्रा है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर देखिएगा, 45 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आपको बताना है दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 46 नंबर। अर्धवृत्त के व्यास द्वारा वृद्धि पर बना कोण होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 46 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान से इसको बताइए आंसर की क्या होगा। कहता है दोस्तों अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा, देखिए अर्धवृत्त दोस्तों आपके सामने हम इस तरह से यहाँ पे बना लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये जो हम बना रहे हैं ये हमारा और अच्छा से बनाने की इसको प्रयास करते हैं। देखिए ये मान लीजिए दोस्तों हमारा अर्धवृत्त है, ठीक है ना, मान लीजिए कि अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त के व्यास के द्वारा, व्यास दोस्तों हमारा ये वाला व्यास है, व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण दोस्तों इस तरह से, ठीक है, परिधि पर बना कोण, तो ये कोण जो होगा दोस्तों कितना डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री का होगा दोस्तों, आप याद रखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अर्धवृत्त के दोस्तों व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न अब देखते हैं, 47 नंबर प्रश्न, बताने का प्रयास कीजिएगा बाबू कि 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बाई अक्ष को क्या कहते हैं, बाई अक्ष को दोस्तों क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब देखिए एक्स अक्ष को दोस्तों क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, ये भी आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए मूल बिंदु का दोस्तों जो नियामक होता है कितना होता है दोस्तों, तो 0,0 होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू, तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू दोस्तों साइन थीटा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला जो है 49 नंबर प्रश्न है, कहता है बिंदु 4,-5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। दोस्तों आपको ये 49 नंबर प्रश्न बताना है कि बिंदु 4,-5 की दूरी दोस्तों मूल बिंदु से होगी। तो देखिए जब भी दोस्तों आपको एक बिंदु दे दे, ठीक है, और दूरी मूल बिंदु से पूछे तो आंख बंद के दोस्तों करके यस फार्मूला लगाइएगा, x² प्लस y² का दोस्तों अंडर रूट, ठीक है ना। x दोस्तों हमारा यहाँ पर कितना है 4 जो दिया हुआ दोस्तों हमारा x है, तो x का दोस्तों हम यहाँ पर यानी कि स्क्वायर है, तो एक कौन है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। और दोस्तों हमारा y जो है दोस्तों -5 है, तो -5 का दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। कैसे -5 का स्क्वायर मतलब क्या, -5 जोड़े -5 तो माइनस प्लस, अब 5 × 25 तो +25 होगा ना बाबू, समझ गए। अब जोड़ लीजिए 16 + 25 दोस्तों कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, इस तरह से अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 41 दोस्तों हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिएगा बाबू 50 नंबर का था, एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं, तो सार्व अंतर कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सार्व अंतर को दोस्तों इंग्लिश में हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सार्व अंतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं यानी कि सूचित करते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और एक बात और ध्यान में रखिएगा, इसको मैं आप बता देते हैं कि डी बराबर दोस्तों यानी कि सार्व अंतर बराबर हमारा फार्मूला होता है वो T2 माइनस दोस्तों क्या होता है, T2 माइनस दोस्तों T1 होता है, इसको याद रखिएगा, T2 माइनस T1 होता है, यानी कि दोस्तों सार्व अंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो इसको याद रखना है। बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ जाता है, कभी कभी सब्जेक्टिव में भी रहता है। तो देखिए यहाँ पर 51 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, कहता है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। काफ़ी आसान है दोस्तों, πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। और वृत्त का दोस्तों परिधि का सूत्र क्या होता है, तो 2πr होता है बाबू, इसको भी आप साथ में याद रखिएगा। जो जान रहे हैं दोस्तों उसका प्रश्न का आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में छापते चलिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस दोस्तों डेवलप कीजिए आप। देखिए कहता है cos π/3 का मान होगा, π/3 लिखा हो दोस्तों, ठीक है, तो π/3 देखिए इधर π/3 लिखते हैं आपको। तो देखिए पाई का मान दोस्तों यहाँ पर दोस्तों डिग्री में कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, और बटन दोस्तों यहाँ पर
3 है, काटेगा तो 3 छक्के 18, यानी कि दोस्तों π/3 बराबर दोस्तों हमको कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो π/3 की जगह पर दोस्तों हम क्या यहाँ पे 60 डिग्री लिख देंगे, कोई दिक्कत। और cos 60 डिग्री का दोस्तों मान कितना होता है 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 1/2 लिखा है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 53 नंबर का। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? आपको बताना है दोस्तों कि असंभव घटना की प्रायिकता दोस्तों कितनी होती है। तो 0 होता है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा 53 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जब आपसे पूछेगा कि संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो संभव घटना की प्रायिकता दोस्तों 1 होती है। ये भी आप सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 54 नंबर का। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? वृत्त पर दोस्तों कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो देखिए वृत्त इस प्रकार से हम आपके सामने बना लिए, कह रहा है कितनी स्पर्श रेखा इस पर खींची जा सकती है। तो देखिए इस तरह से दोस्तों, देखिए इस तरह से स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं ना, ध्यान से अच्छा से देखिए खींचते हैं। इस तरह से स्पर्श रेखा जो हम वृत्त पर खींच रहे हैं दोस्तों, इस तरह से अनंत स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिएगा 55 नंबर प्रश्न कहता है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का दोस्तों आपको अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकालना है। तो कैसे निकलेगा 96 का अभाज्य गुणनखंड? देखिए 96 यहाँ पर लिख दिए, 2 से लगाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर से 2 से लगाएगा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 2 से लगाएगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर से 2 से लगेगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कितना से लगेगा, अब दोस्तों फिर से 2 से लगेगा, तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6, यानी कि 3 हो जाएगा। अब दोस्तों आगे नहीं लगेगा, तो 2 कई हो गया दोस्तों 1 2 3 4 5, यानी कि 2 का पावर दोस्तों कितना हो गया 5 हो गया। और इंटू और एगो दोस्तों यहाँ पर 3 भी है। ठीक है ना, तो 3 यानी गुने में 3, ये दोस्तों हमारा 96 का अभाज्य गुणनखंड दोस्तों निकल कर आ गया 2 के पावर 5 और गुने में 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हो 2 के पावर 5 गुने में 3। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। समझ गए, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 56 नंबर। कहता है कि बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब आपको हम चतुर्थांश बता देते हैं, इसको आप याद रखिएगा अच्छे तरीके से। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है दोस्तों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या होता है प्लस कॉमा प्लस होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है मेरे प्यारे साथियों, उसमें क्या होता है माइनस कॉमा प्लस होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है बाबू, थर्ड क्वाड्रेंट में उसमें माइनस कॉमा माइनस होता है, आप याद रखिएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है मेरे प्यारे साथियों, फोर्थ क्वाड्रेंट में उसमें क्या होता है तो प्लस कॉमा माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है प्लस कॉमा माइनस होता है। तो क्या आपसे पूछा जा रहा है कि बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है? तो दोनों के आगे दोस्तों साइन क्या माइनस माइनस लगा हुआ है, यानी किस पाद में जा रहा है, यानी कि तृतीय में जा रहा है, थर्ड में जा रहा है दोस्तों, यानी कि तृतीय में जा रहा है। तो तृतीय पाद दोस्तों हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न कहता है कि साइन 63 डिग्री बाई में cos 27 डिग्री इजकल टू भार। तो देखिए दोस्तों इसको किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे साइन लिख देंगे साइन 63 डिग्री, और देखिए बाई में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cos 27 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दोस्तों cos क्या दोस्तों 27 डिग्री को हम 90 डिग्री -63 लिख सकते हैं कि नहीं बाबू बताइए। 90 माइनस दोस्तों 63 करेंगे तो 27 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत, हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आगे कीजिएगा बाबू, तो यहाँ पर तो हम साइन 63 डिग्री ऊपर में ऐसे लिखा हुआ रह जाएगा, और नीचे में देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा हम लिखेंगे, और थीटा के यहाँ पर 63 डिग्री है, तो 63 डिग्री दोस्तों यहाँ पर हम रख देंगे। और साइन 63 कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम cos 27 डिग्री को हम चेंज किए हैं। ठीक है ना, cos 27 डिग्री को चेंज किए है ना। और दोस्तों आप साइन 63 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं, उससे भी आपका आंसर 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। बनाइए बाबू 58 नंबर प्रश्न, इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। कहता है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। देखिए दोस्तों वृत्त का दोस्तों हमारा क्षेत्रफल होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, अभी आपको बताएं। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 64 पाई दिया हुआ है, तो 64 पाई यहाँ पर हम लिख देंगे। पाई से पाई दोस्तों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। तो आर बराबर निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 64 का दोस्तों यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, और यहाँ से दोस्तों आर बराबर निकालेंगे तो 64 का वर्गमूल दोस्तों कितना हो जाता है 8 होता है। तो 8 सेंटीमीटर दोस्तों हमको यहाँ त्रिज्या निकल गया, यानी कि जिसको रेडियस इंग्लिश में बोलते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो त्रिज्या दोस्तों हमको यानी कि रेडियस 8 सेंटीमीटर यहाँ से निकल गया। और हमको पूछा गया कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास, यानी व्यास निकालना है दोस्तों, यानी कि डायमीटर, व्यास को दोस्तों इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं, जिसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा बाबू
कि त्रिज्या का दोगुना जो होता है वो व्यास होता है। त्रिज्या का दोगुना जो होता है वो क्या होता है, व्यास होता है। यानी कि रेडियस का जो हमारा दोगुना होता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है। तो देखिए रेडियस हमको यहाँ पर 8 सेंटीमीटर आ गया, तो दोस्तों 8 सेंटीमीटर रेडियस जब है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए, क्योंकि दोगुना होता है, रेडियस का दोगुना होता है दोस्तों क्या, डायमीटर। रेडियस 8 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 16 सेंटीमीटर हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी में दोस्तों 16 सेंटीमीटर दिया है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो गया। समझ गए बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 59 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 60 नंबर कहता है कि निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन है। आपको बताना है कि निम्न में से दोस्तों मूल बिंदु का जो नियामक है वो कौन है, तो 0,0 है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर आप सभी विद्यार्थियों को मैं 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इन 60 प्रश्न में से कितना प्रश्न का जवाब आप सभी विद्यार्थी सही दिए हैं, कमेंट बॉक्स में करके हमें जरूर बताइएगा। ईमानदारी पूर्वक से दोस्तों कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा सर हमारा इतना सही हुआ, इतना सही हुआ, और जहाँ जहाँ कमी लग रहा है बाबू उसको सुधार कीजिए 14 फरवरी से पहले बाबू, क्योंकि आपको 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक लाकर माता पिता का दोस्तों नाम रोशन करना है गाँव समाज में। इस बात को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। और जहाँ जहाँ कमी लगा है कि हमको यहाँ का कमी है, इस चीज़ में हमको प्रॉब्लम है, तो उसको सुधार कर लीजिए 14 फरवरी आने से पहले दोस्तों, ठीक है, ताकि आप सभी विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त कर सके। और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कीजिए और उन्हें भी कहिए दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जांचें। और चैनल पर दोस्तों आप फर्स्ट बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आप सभी विद्यार्थी प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आपसे हम जुड़े रहें और आपको हम शानदार वीडियो कॉन्टेंट के साथ प्रोवाइड करवाते रहें, ठीक है। टेलीग्राम पर दोस्तों हम आपके लिए एक दोस्तों सब्जेक्टिव प्रश्न का, साइंस का सब्जेक्टिव प्रश्न का दोस्तों वहाँ पर हम PDF शेयर किए हैं। अगर जो नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा दोस्तों GTM क्लासेस, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। वहाँ पर जाकर दोस्तों उस PDF को पढ़ लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, उसे जरूर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मन से पढ़ाई करते रहिएगा बाबू। जय हिंद, जय भारत।